स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर मैंने जब देखा तो जरूर सोचा कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक आदमी था जिसको डेथ की सजा, जो कैपिटल पनिशमेंट है, वो सजा सुना दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया गया था। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदमी को रिहा कर दिया है। तो एक बड़ी बात होती है, अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि उसको मौत की सजा होनी चाहिए, तो बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि उस पर्सन को छोड़ दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि वो जो पर्सन है वो ऑलरेडी लगभग 13 साल से जेल के अंदर था, अब उसको रिहा किया गया। ये आप देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड डेथ पेनल्टी गिवन टू मैन फॉर रेप मर्डर ऑफ 6 ईयर ओल्ड। मतलब उसके ऊपर चार्ज था 6 साल की बच्ची का रेप किया है, मर्डर किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 साल से बंद ये जो व्यक्ति है वो निर्दोष है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो ऐसा क्या हुआ, क्या क्या एविडेंस की बात कही गई है, डेफिनेटली इसके बारे में आपको जानना चाहिए, बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे दोनों बैच इस समय ओपन हैं, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों स्टार्ट हो गए हैं। आपके पास मौका है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, इस बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी जो तैयारी है वो आपको कराई जाती है। या फिर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी का कोई भी बैच लेना हो स्टडी IQ पर, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसके ऊपर डेथ पेनल्टी लगा हुआ था, कैपिटल पनिशमेंट लगा हुआ था, उसको मौत की सजा मिलनी थी, क्योंकि आरोप लगाया गया था उसके ऊपर कि उसने एक 6 साल की बच्ची का रेप किया और फिर उसके बाद उस बच्ची का मर्डर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते यह कहा है कि वो जो आदमी है वो निर्दोष है। और इस आदमी का नाम क्या है? यह है प्रकाश निषाद। और उसको बेसिकली 2014 में जो मौत की सजा है, जो डेथ पनिशमेंट है, वो थाने सेशन कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। देखो, वो 2010 से ही बंद था जेल के अंदर, लेकिन उसकी जो सजा है, डेथ पेनल्टी है, वो थाने सेशन कोर्ट ने 2014 में सुनाई और आगे चलकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब लोअर कोर्ट कोई मौत की सजा सुनाता है, कैपिटल पनिशमेंट देता है, तो वो बिना हाई कोर्ट के परमिशन के, बिना हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बिना नहीं किया जा सकता। तो फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया था। और जैसा मैंने बताया कि पिछले 13 साल से वो जेल में बंद था और लगभग 9 साल वो डेथ रो पर था। लेकिन 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश निषाद को सभी चार्जेस से मुक्त कर दिया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्या आया है, मतलब हुआ क्या है, ये केस है क्या? देखो, मैं आपको बता दूं, 12 जून 2010 को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और बताया जा रहा है कि वो वहाँ पर थाने डिस्ट्रिक्ट में जो है अपने घर के बाहर खेल रही थी, महाराष्ट्र के अंदर। तो उसकी फैमिली जो है कुछ देर के बाद वो गायब हो गई, घर के बाहर खेल रही थी और अचानक से वो गायब हो गई। तो उसकी जो फैमिली है उसको देखने लग गई, कहाँ गई बच्ची, ठीक है। कुछ घंटों के बाद, सोचिए कितना दर्द गुजरा होगा उस फैमिली के ऊपर। कुछ घंटों के बाद ही जो उसकी बॉडी है बच्ची की, 6 साल की बच्ची की, वो पास का जो नाला होता है, ड्रेन होता है, वहां पर पाया गया। एंड इट वॉज फाउंड, आगे चलकर जब पूरा जांच किया गया, पता चला कि उस बच्ची का मर्डर किया गया है और मर्डर करने के पहले उसका रेप भी किया गया है। ये चीज सामने आया था। अब देखिए, यहां पर पुलिस ने पूछताछ किया फैमिली से कि कौन आरोपी हो सकता है, कौन यहां पर कैसे कर सकता है। तो उसको लेकर फैमिली के पास कोई क्लियर जवाब नहीं था, फैमिली को भी नहीं पता था कि किसने किया होगा। इसी को देखते हुए FIR दर्ज किया गया एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन के खिलाफ, क्योंकि अभी तक पता नहीं था कि किस पर्सन ने ऐसा किया है। और यहां पर जो चार्जेस लगाए गए वो 376 रेप का होता है, 302 मर्डर का होता है और साथ ही साथ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 का इंडियन पीनल कोड के तहत ये किया गया। अगले दिन क्या होता है कि पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया और उसी व्यक्ति का नाम था प्रकाश निषाद, और जो उसी लोकेलिटी में रहता था, मतलब कि जहां पर से बच्ची गायब हुई थी, जो बच्ची का जो घर था, उसी के पास ही में वो पर्सन रहता था, प्रकाश निषाद। और पुलिस ने प्रकाश निषाद के ऊपर रेप और मर्डर के चार्जेस लगा दिए, ठीक है। ये अभी तक घटना है। तो ऑब्वियस सी बात है, पुलिस तो सजा दे नहीं सकती, पुलिस यहां पर चार्जेस लगाती है, फिर मामला जाता है कोर्ट के अंदर। फिर फाइनली 2014 में
थाने की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने उसको गिल्टी करार दिया प्रकाश निषाद को और पेनल्टी, डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर दिया। और जैसा मैंने बताया कि फिर वो मामला हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कन्विक्शन जो है उसको कंफर्म कर दिया कि प्रकाश निषाद ने ही यहाँ पर बच्ची का जो है रेप किया है और मर्डर किया है। और हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद जो है एक अपील डाली गई प्रकाश निषाद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब डेथ पेनल्टी है तो यूजुअली वही देखने को मिलता है कि जब हाई कोर्ट फैसला सुना देता है उसके बाद मामला यूजुअली सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। तो फाइनली ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया उसमें आपको यह समझना है कि यहां पर जो पुलिस ने एविडेंस दिखाए, क्योंकि पुलिस को सिद्ध करना है ना, क्योंकि पुलिस ने प्रकाश निषाद को अरेस्ट किया था, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी एविडेंस हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी सबूत है, उसको कोर्ट के सामने रखे। और जब कोर्ट ने के सामने रखा पुलिस ने, तो ऑब्वियस सी बात है हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुनाया। तो बेसिकली क्या है कि जो मेन एविडेंस था इसमें वो डीएनए एविडेंस था कि लड़की का, छोटी बच्ची का जो मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, वहां पर प्रकाश निषाद का डीएनए पाया गया होगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक तो पुलिस ने यहां पर डीएनए का हवाला दिया, फिर साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि प्रकाश जो है, जो पास के ही लोकेलिटी में रहता था, पास में ही रहता था, उसने अपने स्टेटमेंट में 2 डिस्क्लोजर दिए और उसी स्टेटमेंट की वजह से उसके घर से कुछ आर्टिकल्स बरामद हुए, जैसे कि क्लोथ्स, यहां पर जो कपड़ा है छोटी बच्ची का और प्रकाश निषाद का, वो उसके घर से बरामद हुआ। तो ये एविडेंस हो गया। इसके अलावा यहां पर जो डीएनए रिपोर्ट सामने आई उसमें ये पाया गया, देखो ये सारी चीजें पुलिस ने कहा था कोर्ट के अंदर, मैं आपको वो बता रहा हूं। पुलिस ने ये कहा कि डीएनए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो विक्टिम का ब्लड है, विक्टिम मतलब जो बच्ची है 6 साल की, उसका ब्लड प्रकाश निषाद का जो बनियान होता है, वेस्ट होता है बनियान, उसमें देखने को मिला है। और इसके अलावा जो प्रकाश निषाद का जो सीमेन है वो छोटी बच्ची के क्लोथ में देखने को मिला है। तो ये सारे जो डीएनए एविडेंस, डीएनए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सारा पाया गया है, उसके हिसाब से प्रकाश निषाद को सजा होनी चाहिए, ऐसा पुलिस ने क्लेम किया था। और इसी की वजह से सेशन कोर्ट, छोटे कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, दोनों ने मौत की सजा जो है कंफर्म की। अब यहां पर क्या हुआ कि मामला, जैसे मैंने बोला आपको, सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने, अब ये 3 जज कौन है, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल, उन्होंने कहा, देखिए जो 3 जजों की बेंच है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने 21 मई को यह कहा कि पुलिस के द्वारा जो भी एविडेंस पेश किया गया है, जो मैंने आपको बताया ये सारे एविडेंस के बारे में, उसमें बहुत सारे इरेगुलरिटीज हैं, गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे इलीगलिटीज हैं, मतलब कि कई चीजें इलीगल किया गया है पुलिस के द्वारा जो उसको नहीं करना चाहिए था। और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश निषाद को रिहा कर दिया। अब क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या पाया, पुलिस में ऐसी क्या गड़बड़ियां पाई जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को प्रकाश निषाद को रिहा करना पड़ा। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं, क्योंकि आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि जब पुलिस कह रही है कि डीएनए रिपोर्ट साबित कर रहा है, जब पुलिस कह रही है कि बहुत सारे क्लोथ्स वगैरह जो एविडेंस पाए गए हैं उसके घर से विक्टिम के, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट रिहा कैसे कर सकता है। देखो यहां पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्यूज्ड है, जो प्रकाश निषाद है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर बोला। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि ये जो केस है वो बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का मतलब होता है कि जो क्राइम हुआ है उसको किसी ने भी विटनेस नहीं किया है। जब प्रकाश, मान लो अगर पुलिस कह रही है कि प्रकाश निषाद ने बच्ची का मर्डर किया, रेप किया, तो क्या किसी ने उसको देखा? नहीं देखा। तो इसीलिए यह केस बनता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का। अब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि प्रकाश निषाद ने जो पुलिस के सामने कन्फेशन किया, जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी है। क्यों? क्योंकि यहां पर, अब ये मामला कहां का था? महाराष्ट्र का था। तो वहां पर पुलिस ने मराठी में जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया है, जबकि प्रकाश निषाद को यहां पर हिंदी पता थी। तो प्रकाश निषाद से जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, जब वो उसको स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो प्रकाश निषाद को एग्जैक्टली पता नहीं था कि पुलिस क्या बोल रही है, और इसी की वजह से सबसे पहला गड़बड़ी तो ये है कि प्रकाश निषाद से हिंदी में कन्वर्सेशन करना चाहिए था, क्योंकि उसको हिंदी पता थी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि ये नहीं करने की वजह से जो हमारे संविधान का इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज है वो वायलेट होता है। सबसे पहला ये चीज। दूसरा जो मैंने आपको बोला कि यहां पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि प्रकाश निषाद और जो 6 साल की बच्ची थी
उनको किसने देखा है, मतलब कि किसी ने भी विटनेस नहीं किया, कोई भी ऐसा विटनेस नहीं है जो ये कह सके कि छोटी बच्ची और प्रकाश निषाद एक साथ देखे गए हैं, ठीक है। और इसी की वजह से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ने किस बेसिस पर प्रकाश निषाद को अरेस्ट किया, क्योंकि अगर मान लो पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है तो पुलिस के पास कोई सर्टेन इनपुट होगा। तो पुलिस ने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास कुछ इनपुट आई हैं जिसकी वजह से हमने प्रकाश निषाद को अरेस्ट किया है, लेकिन वो जो एविडेंस है, वो जो इनपुट है ना, सर्टेन इनपुट जो पुलिस ने कहा, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया गया। पुलिस ने अभी तक ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो क्या इनपुट थे जिसकी वजह से प्रकाश निषाद को अरेस्ट किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, आपने किस बेसिस पर सामने वाले पर्सन को अरेस्ट किया है, ये अभी तक पुलिस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। फिर दूसरा यहां पर एक मामला उठता है, वो है इल्लीगल सर्च का। मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रकाश निषाद के घर से जो एविडेंस है वो पाए गए। एविडेंस क्या है? प्रकाश निषाद का जो कपड़ा है और साथ ही साथ जो बच्ची का कपड़ा है वो प्रकाश निषाद के घर से पाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्वेश्चन किया कि देखिए, वो जो घर से कपड़ा पाया गया है वो घर यहां पर ओन किया जाता है दो और किसी लोगों के द्वारा, ठीक है, वो प्रकाश निषाद का घर नहीं है। और जो एविडेंस वहां पर प्रकाश निषाद के, मान लो बोला जा रहा है कि वहां पर जो प्रकाश निषाद रह रहा था, वहां से जो कपड़े पाए गए हैं जो भी हैं वो प्रकाश निषाद के नहीं हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है, मैं आपको इसका लिंक बताता हूं। बेसिकली क्या है, पुलिस ने यह कहा था कि हमने 13 जून 2010 को प्रकाश निषाद का जो घर है वहां पर जाकर सर्च किया, और पहले सर्च में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। और उसके बाद आगे चलकर 3 दिन के बाद 16 जून को पुलिस ने दोबारा सर्च किया, तो पुलिस को वहां पर से जो बनियान है, जो बनियान पर जो ब्लड लगा हुआ था लड़की का, जो शॉट जो मिला है, ये सारी चीजें सेकंड वाले सर्च में मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्वेश्चन किया कि देखिए, वो जो घर की आप बात कर रहे हो वो छोटा सा रूम है, 8.5 बाई 6.5 फीट का वो घर है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना छोटा सा रूम है, वहां पर आपको पहले सर्च में कुछ भी नहीं मिला? तो अगर आपको पहले सर्च में कुछ मिला ही नहीं तो आप किस बेसिस पर सेकंड सर्च करने का है, ये क्वेश्चन उठता है ना, राइट। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले सर्च में आप छोटे से रूम में कुछ नहीं आपको मिला, और ऐसा क्या हो गया अचानक से कि सेकंड सर्च में आपको मिला। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसा पॉसिबल हो सकता है। तो इसी की वजह से ये बोला जा रहा है जो एविडेंस मिला है रूम से वो कोर्ट के अंदर मान्य नहीं होगा। और तीसरा जो क्वेश्चन उठाया गया है वो उठाया गया है डीएनए एविडेंस को लेकर। देखो, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन ये किया पुलिस से कि जो डीएनए का रिकॉर्ड है, जो यहां पर सैंपल्स कलेक्ट किए गए, जो निषाद का जो कपड़ा था, बच्ची का जो कपड़ा था, उसका सैंपल किसने, कौन से पुलिस ने कलेक्ट किया, कितने ओकेशंस में कलेक्ट किया, कौन से डेट को कलेक्ट किया गया, और एक बार सारे एविडेंस क्यों नहीं भेजे गए थे एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। और साथ ही साथ किसी भी पुलिस ऑफिशियल ने फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की, टेस्टिफाई नहीं किया कि ये पुलिस ऑफिसर ने ये सारे कपड़े लिए हैं, इसको भेजा है, ये किसी को नहीं पता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो जब ये किसी ने को पता ही नहीं कि किसने एविडेंस लिया और कहां पर ये डीएनए की कैसे टेस्टिंग भेजा गया, क्या हुआ, ये जब नहीं हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो डीएनए जो कलेक्ट किया गया, एविडेंस कलेक्ट किया गया है, वो सही है। और फाइनली इसी की वजह से ये सारे जो क्वेश्चन उठे कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से गलत है। यहां पर पुलिस ने जो एक पूरा चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस होता है, जो एक एंटायर मैप होता है, उसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। और मे भी हो सकता है जो एक्चुअल में दोषी हो, जो एक्चुअल में अक्यूज्ड हो, वो हो सकता है फरार हो। वो यहां पर प्रकाश निषाद के खिलाफ हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिलता है, और इसी की वजह से प्रकाश निषाद को रिहा किया जाता है। तो एक बड़ा यहां पर जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, और इससे आई होप कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे एक हायर जो हाई कोर्ट है और जो लोअर कोर्ट है वहां पर मौत की सजा सुनाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में यहां पर प्रकाश निषाद को जो है फाइनल जस्टिस मिला। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि एक तरफ प्रकाश निषाद है जिसने 13 साल की सजा काटी, और दूसरी तरफ जो बच्ची के घर वाले हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, उनका क्या होगा। ये सारे सवाल बहुत खड़े होते हैं हमारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर। आई होप कि आपकी क्या राय है इसको लेकर, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जब आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं तो एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके पास कौन कौन सी पावर होती है इन तीनों में से? इसका राइट
आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।